हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज कर रहे हैं ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक से द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। ये आपका चैप्टर 4 है। इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 से लेके 10 तक। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज के सेक्शन में आप देखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है कॉलोनियलिज्म क्या है। आपको 3 अलग अलग डेफिनेशंस देनी है जो कि आपके इस चैप्टर पर आधारित है या आपने जो समझा है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कॉलोनियलिज्म क्या है। कॉलोनियलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक ताकतवर जो देश होते हैं वो कमजोर देश के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो उसके लोग हो, चाहे उसके संसाधन हो, सब पर वो अपना अधिकार या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो 3 डेफिनेशंस जो हम दे सकते हैं। पहले पॉलिटिकल डेफिनेशन देखें तो कॉलोनियलिज्म का मतलब हुआ जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के पॉलिटिकल कंट्रोल को अपने कंट्रोल में ले लेती है और फिर शासन करती है, उसे कहते हैं पॉलिटिकल डेफिनेशन। दूसरी आती है इकोनॉमिक डेफिनेशन। जब कोई फॉरेन पावर हमारी कंट्री की जमीन का इस्तेमाल कर रही है, रॉ मटेरियल्स का, ट्रेड का, ताकि उसे अपने खुद को फायदा हो, तब उसे कहते हैं इकोनॉमिक डेफिनेशन। और सोशल कल्चरल डेफिनेशन में क्या आता है कि जब आपके कल्चर, लैंग्वेज और लाइफस्टाइल जो है रूलर्स का, वो फोर्स किया जा रहा है कि जो हमारे लोग हैं कंट्री के, उनको वैसा ही फॉलो करना चाहिए जैसे रूलर्स करते हैं, या उनका जो कल्चर है, लैंग्वेज है, लाइफस्टाइल है, तब हम उसे कहते हैं सोशल कल्चरल डेफिनेशन। दूसरा क्वेश्चन है कॉलोनियल रूलर्स जो थे वो ज्यादातर क्लेम करते थे कि उनका जो मिशन है वो उन लोगों को सिविलाइज करना है, एक तमीजदार बनाना है जिनके ऊपर वो शासन कर रहे हैं। आपको चैप्टर के आधार पर एक एविडेंस देना है जिसमें आपको लगता है कि क्या ये इंडिया के केस में बात सच थी, अगर थी तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो इंडिया के केस में ये बात सच नहीं थी। ब्रिटिशर्स जो थे या ब्रिटिश जो थे उन्होंने कहा कि वो इंडियंस को सिविलाइज करने आए, पर उनका एक्चुअल में जो एम था वो ये था कि वो अपनी खुद की पावर और जो वेल्थ थी उसको बढ़ाना चाहते थे। उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करी, कुछ नए कानून लाए, पर ये मेनली किस लिए थे, ताकि क्लर्क्स और वर्कर्स जो हैं उनको बनाया जा सके अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इन्होंने इंडियन रिसोर्सेज का, फार्मर्स का, इंडस्ट्रीज का, सबका शोषण किया सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो जो हमारा कल्चर, ट्रेडिशन और इंडस्ट्रीज थी वो ज्यादातर या तो इन्होंने बहुत ही इस तरीके से देखी कि जैसे आपके चीजों में कोई वैल्यू नहीं है, या फिर उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो ये जो क्लेम है कि सिविलाइज कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सक्यूज था। मेन पर्पस जो कॉलोनियल रूल का था वो अपनी आर्थिक उन्नति और पॉलिटिकल तौर पे या राजनीतिक तौर पे कंट्रोल करना था। थर्ड क्वेश्चन है कि ब्रिटिश की जो अप्रोच थी इंडिया को कॉलोनाइज करने में, वो बाकी और जो यूरोपियन पावर्स पहले आई जैसे पोर्तुगीज या फ्रेंच, उनसे अलग कैसे थी। पोर्तुगीज और फ्रेंच मेनली इंडिया आए थे ट्रेड करने के लिए और अपने जो रिलीजन है उसको फैलाने के लिए। ब्रिटिश जो है इससे कहीं ज्यादा आगे निकल गए। पोर्तुगीज ने मेनली फोकस किया कि सी रूट्स को कंट्रोल किया जाए और लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए। वहीं फ्रेंच जो थे उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स जो है वो सेटअप किए। कई बार उनकी ब्रिटिश से लड़ाई भी हुई, पर वो तब भी पूरा कंट्रोल इंडिया पर हासिल नहीं कर पाए। ब्रिटिश ने क्या किया, धीमे धीमे पहले लैंड अपने अंदर हथियाई, उन्होंने इंडियन रूलर्स को हराना शुरू किया और एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को बिल्टअप किया। उन्होंने कंप्लीट पॉलिटिकल कंट्रोल इंडिया के ऊपर जमा लिया, खाली सिर्फ ट्रेड ही नहीं। तो ब्रिटिश की अप्रोच अलग इसलिए थी क्योंकि उन्होंने ट्रेड को एक पूरी तरीके से कॉलोनियल रूल में कन्वर्ट कर दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है इंडियंस ने जो है अपने खुद के सब्जुगेशन के लिए एक तरह से खुद ही फंड किया। मतलब क्या सब्जुगेशन का, कि आप अपने को किसी और के कंट्रोल के अंडर ले आए। ब्रिटिश के इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स बने इंडिया के अंदर, जैसे रेलवे और टेलीग्राफ नेटवर्क्स,
उसके संदर्भ में देखा जाए तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा रेलवेज और टेलीग्राफ्स को इंडिया में बनाने के लिए यूज किया गया, वो ज्यादातर कहां से आ रहा था? इंडियन टैक्सेस से और रिसोर्सेस से। ब्रिटेन से कुछ नहीं था। इंडिया बहुत ही हाई लैंड रेवेन्यू पे कर रही थी और बाकी टैक्सेस दे रही थी, और जिससे क्या हो रहा था, इन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया जा रहा था। जो रेलवेज और टेलीग्राफ्स बने, वो मेनली किस लिए बने थे? ताकि ब्रिटिश ट्रेड और उनकी जो मिलिट्री जरूरतें हैं उनको पूरा किया जा सके, ना कि जो कॉमन इंडियंस हैं उनको फायदा हो। तो इंडियंस को मजबूर किया जा रहा था कि आप प्रोजेक्ट्स के लिए पे करें, जो एक्चुअली ब्रिटिश को हेल्प कर रहा था कि अपने कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन को और मजबूती दे रहा था वो उनकी। इंडियंस जो है एक तरह से उन्होंने एक ऐसे सिस्टम के लिए फंड किया जो उनको खुद कॉलोनियल रूल के अंडर ले आ रहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये जो एक फ्रेज है डिवाइड एंड रूल, इसका मतलब क्या है? आपको एग्जाम्पल देने हैं कि कैसे ब्रिटिश ने इंडिया के अंदर इसका इस्तेमाल किया। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है कि आप लोगों के बीच में एक डिवीजन क्रिएट कर दें ताकि वो जो रूलर है उसके अगेंस्ट एक ना हो जाए। ब्रिटिश ने जो है एनकरेज करा डिफरेंसेस हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में, ताकि उनकी एकता को कमजोर किया जा सके। उन्होंने स्पेशल बेनिफिट्स, प्रिविलेजेस, फैसिलिटीज जो थी वो कुछ खास कम्युनिटीज, कास्ट और प्रिंस को दी ताकि उनकी लॉयल्टी हासिल कर सके। कई बार उन्होंने सिर्फ एक इंडियन रूलर को सपोर्ट किया दूसरे के अगेंस्ट, ताकि अपने कंट्रोल को बढ़ा सकें। तो इस तरीके से इंडियंस को डिवाइडेड रखते हुए ब्रिटिश ने अपने रूल को मजबूत किया और एक अपने खिलाफ जो एक बहुत बड़ी बगावत हो सकती है, विरोध हो सकता है, उसको रोकने की कोशिश करी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, आपको एक एरिया इंडियन लाइफ का चुनना है, जैसे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड या कोई विलेज लाइफ। आपको ये बताना है कैसे कॉलोनियल रूल से ये प्रभावित हुई। क्या आपको उन चेंजेस के कोई भी साइन आज भी दिखाई देते हैं? तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो इंडियन लाइफ का था जो अफेक्ट हुआ कॉलोनियल रूल से, वो एजुकेशन था। ब्रिटिशर्स ने इंग्लिश एजुकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस करी। उनका एम ये नहीं था कि वो सही मायने में नॉलेज जो है उसको फैलाना चाहते हैं, बल्कि वो ये चाहते थे जो स्मॉल ग्रुप है इंडियंस का वो क्रिएट करे जो उनके यहाँ क्लर्क और असिस्टेंट के तौर पर काम करे उनके एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके लिए क्या किया, जो ट्रेडिशनल स्कूल्स और लर्निंग थी लोकल लैंग्वेज में, उनको एक तरह से उन्होंने खत्म कर दिया। इंडियन हिस्ट्री और कल्चर उसको इग्नोर किया, जबकि जो ब्रिटिश आइडियाज और वैल्यूज थे उनको ज्यादा अहमियत थी। आज भी जो इफेक्ट है कॉलोनियल एजुकेशन का वो देखने को मिलता है। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जॉब्स में। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए थे, जैसे एग्जाम, फिक्स सब्जेक्ट्स, गवर्नमेंट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज। तो कॉलोनियल रूल ने जो चेंज किया इंडियन एजुकेशन को इतना डीपली, उसका जो इम्पैक्ट है वो आज भी मॉडर्न इंडिया में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको इमेजिन करना है आप रिपोर्टर हो 1857 में। यहाँ आपको एक ब्रीफ न्यूज रिपोर्ट देनी है रानी लक्ष्मीबाई ने जो विरोध किया झांसी में, उसके लिए, अपनी झांसी को बचाने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ जो उन्होंने एक लड़ाई लड़ी। इसमें आपको टाइमलाइन, स्टोरी बोर्ड ये दिखाना है, बताते हुए कि कैसे बगावत शुरू हुई, फैली और फिर खत्म हुई, जिसमें जो मेन घटनाएं थी लीडर्स से उनको हाईलाइट करना है। तो न्यूज रिपोर्ट जो निकली है वो झांसी हेराल्ड 1857 में निकली है। हेडलाइन है कि जो बहादुर रानी झांसी की थी उन्होंने बहुत ही एक आक्रामक तरीके से विरोध करने की कोशिश करी जो ब्रिटिश थे। झांसी, जून 1857 की बात है। रानी लक्ष्मीबाई जो कि बहुत ही यंग क्वीन थी झांसी की, वो एक बहादुर निडर लीडर के तौर पर उभर के आई, जो उस वक्त अपराइजिंग हो रही थी, बगावतें शुरू हो रही थी। जब ब्रिटिश ने उनको मना कर दिया कि उनका कोई अधिकार नहीं है रूल करने के लिए, तो उन्होंने रिवोल्ट जो है उसको ज्वाइन कर लिया ताकि अपने किंगडम और लोगों को बचा सके। रानी ने सोल्जर्स को ट्रेन किया, मेन एंड विमेन को इंस्पायर किया कि वो लड़ें, और पर्सनली खुद जो है उन्होंने लीड किया जो उनके ट्रूप्स थे बैटल के अंदर उसको। इनके जो
एक करेज था, एक हिम्मत थी, इसका कोई मुकाबला नहीं था, कोई कंपैरिजन नहीं था। इन्होंने झांसी को बचाने की कोशिश करी, एक बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश अटैक हुआ उसके खिलाफ। जब ऐसी कंडीशन हो गई कि अब वो गिने चुने रह गए थे, तब भी इन्होंने सरेंडर नहीं किया। पर रानी लक्ष्मीबाई जो हैं वो, जैसे कहना चाहिए ना, बैटल में गिर पड़ी जून 1858 में। और उनकी जो एक बहादुरी थी वो आज भी जितने भी रेबल्स हैं या उस टाइम पे जिनके रेबल्स रहे होंगे पूरे इंडिया में, उनको काफी ज्यादा इंस्पायर कर रही। उनको याद किया जाएगा हमेशा एक सिंबल के तौर पे रेजिस्टेंस का जो उन्होंने दिखाई थी कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट। टाइमलाइन जो इवेंट्स की है वो क्या है, 1853 में ब्रिटिश ने रिफ्यूज किया कि वो रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन को उनका एयर के तौर पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि वो जो है उत्तराधिकारी उनको नहीं मानेंगे। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मई 1857 में बगावत शुरू हुई मेरठ में, जो कि नॉर्थ इंडिया में फैल गई। जून 1857 में झांसी ने रेबिलियंस को ज्वाइन किया, अंडर यह कहना चाहिए झांसी रानी लक्ष्मीबाई के अंडर जो है रेबिलियन को ज्वाइन करने लग गई, आगे बढ़ी उससे। मार्च 1858 में ब्रिटिश ने फोर्स किया झांसी पर अटैक और उसके लिए बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी गई। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हो गई, जिसमें वो बहादुरी से ग्वालियर में लड़ते हुए एक शहादत को प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपको एक बिल्कुल ही ऑल्टरनेट हिस्ट्री जो है वो इमेजिन करनी है, जहां इंडिया के ऊपर कभी भी कोई कॉलोनियल शासन नहीं हुआ यूरोपियन पावर्स के द्वारा। आप एक छोटी सी स्टोरी लिखो लगभग 300 शब्दों में, जिसमें आप ये एक्सप्लोर करके बताओ कि अगर इंडिया पे किसी ने शासन नहीं किया होता तो और इंडिया अपने रास्ते खुद डेवलप हुई होती तो कैसी होती। तो इंडिया जैसी हो सकती थी, अब उसके बारे में सोचते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां पर कोई भी यूरोपियन पावर ने अपना कदम नहीं रखा रूल करने के लिए। तो ऐसे में इंडिया की जो स्टोरी होती वो बिल्कुल ही अलग होती। 18th सेंचुरी तक जो इंडियन किंगडम्स थे वो एक होने लग गए थे, जो समझदार रूलर्स थे, जो वैल्यू करते थे ट्रेडिशन को और चेंजेस को, वो सब एक होने लग गए थे। बजाय डिवाइड होने के, कमजोर पड़ने के, वो साथ काम करते अलायंस के माध्यम से, ट्रेड एग्रीमेंट्स के माध्यम से, और एक जो उनकी कल्चरल गौरव है उसको शेयर करते। एग्रीकल्चर के कारण जो फार्मर्स थे वो नए इरिगेशन सिस्टम यूज करते और जो कि उनकी पुरानी जानकारी थी उसके आधार पे डेवलप किए गए होते। जो गांव होते वो अपने आप में आत्मनिर्भर होते और जो शहर थे वो लर्निंग और ट्रेड के एक सेंटर्स बन जाते, मेन सेंटर्स बन जाते। अगर लोकल इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता कॉलोनियल पॉलिसीज के माध्यम से, तो इंडियन टेक्सटाइल्स, मेटल वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट ये वर्ल्ड मार्केट में शाइन कर रहे होते। जो मर्चेंट्स थे एक एशिया से, अफ्रीका से, वो जो पोर्ट पर आते जैसे कैलिकट, सूरत, मद्रास, उससे इंडिया जो है एक रिचेस्ट ट्रेडिंग नेशन बन जाता। एजुकेशन का अपना ही अलग पाथ होता। यूनिवर्सिटीज जैसे प्लेसेस पे थी बनारस, कैलकाटा, ये अपने खुद के टर्म्स में मॉडर्नाइज हो जाती। संस्कृत, पर्शियन और रीजनल नॉलेज को कंबाइन करते हुए नई साइंटिफिक डिस्कवरीज के साथ जो वेस्ट से मिल रही थी। जो इंग्लिश का डोमिनेशन हुआ उसके बजाय इंडिया ने अपनी खुद की लैंग्वेजेस को यूज किया होता। वो जो है स्ट्रॉन्ग मीडियम बन गई होती साइंस, लिटरेचर और लॉ का। 20th सेंचुरी तक इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक फेडरेशन बन जाता स्टेट्स का, जो कि लीड कर रहा होता ट्रेड, कल्चर और फिलोसफी में। रेलवे और टेलीग्राफ्स ये खुद धीमे धीमे इंडियन रूलर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करते। और मेन पर्पस क्या होता उनका कि लोगों को कनेक्ट करना, ना कि उनका शोषण करना। जो विमेन लीडर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, थिंकर्स थे, उनकी आवाज जो है वो लोग सुनते। इंडियन सोसाइटी जो है वो कहीं ना कहीं अपने स्पीड पर एक समानता की तरफ आगे बढ़ती। आज की जो इस ऑल्टरनेट हिस्ट्री में इंडिया जो है एक कॉन्फिडेंट ग्लोबल पावर के तौर पे खड़ी होती, जिसके जड़ें हैं वो ट्रेडिशनल होती, लेकिन कहीं उसकी जो आत्मा है वो मॉडर्न होती, जिससे ये प्रूव होता कि फ्रीडम और यूनिटी वो एक बिल्कुल ही अलग डेस्टिनी लिख सकती है। 9th क्वेश्चन है एक रोल प्ले।
आपको एक हिस्टोरिकल डिस्कशन जो कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल और एक इंडियन पर्सनालिटी जैसे दादा भाई नौरोजी के बीच में हुआ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के टाइम पे इंडिया के अंदर, उसके बारे में आपको एक इनेक्ट करना है। तो रोल प्ले की एक ऐसी ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे स्क्रिप्ट देते हैं। सीन है कि मीटिंग रूम है बॉम्बे में, लेट 19th सेंचुरी की बात है। ब्रिटिश ऑफिशियल कहते हैं कि गुड इवनिंग मिस्टर नौरोजी, आप एडमिट करिए कि जो ब्रिटिश रूल है वो रेलवेज, लॉ और मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में लेके आया और इससे आपके लोगों को फायदा हुआ। तो इसके जवाब में दादा भाई नौरोजी बोलेंगे कि गुड इवनिंग, मैं एग्री करता हूँ, सहमत हूँ कि रेलवेज और स्कूल एग्जिस्ट करते हैं, पर अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो ये मेनली जो बनाए गए हैं ये ब्रिटिश ट्रेड और आर्मीज को सर्व करने के लिए है, ना कि इंडियंस के लिए। तो ब्रिटिश ऑफिशियल कहता है कि हमने आपको पीस और ऑर्डर दिया, जो कहीं ना कहीं आपके जो डिवाइडेड प्रिंसेस थे वो उस चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। दादा भाई का रिप्लाई था कि शांति तो बेमायने है अगर वो गरीबी ले आए। इंडियन फार्मर्स हैवी टैक्सेस पे कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई हैं, वेल्थ जो इंडिया की है वो कंटिन्यूसली ड्रेन हो रही है इंग्लैंड में। तो ये जो ड्रेन हो रहा है वेल्थ का, ये तो सबसे बड़ा हार्म है जो कि आपके रूल के कारण हो रहा है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल कहते हैं आप जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ये एम्पायर एक पार्टनरशिप है। दादा भाई कहते हैं एक ट्रू पार्टनरशिप जो है वो इक्वल होनी चाहिए। इंडियंस की कोई आवाज ही नहीं है अपनी खुद की गवर्नेंस पे। जब तक वो नहीं बदलेगा कॉलोनियल रूल को हम फेयर या जस्ट नहीं कह सकते। तो ये जो डिस्कशन एंड हुआ इसमें ब्रिटिश ऑफिशियल जो है बहुत अनईजी सा देखने में लगने लग गए, जबकि जो नौरोजी के वर्ड्स थे वो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी जो एक इंडिया के सेल्फ रूल की जो डिमांड है, जो बढ़ती हुई डिमांड है, वो जो वर्ड्स थे वो ऐसा लग रहा था जैसे मानो गूंज रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है एक लोकल रेजिस्टेंट मूवमेंट, चाहे ट्राइबल, पीजेंट या प्रिंसली हो, आपके स्टेट से या रीजन से, जो कि कॉलोनियल पीरियड के दौरान हुआ, और एक छोटी सी रिपोर्ट या पोस्टर आपको उसके लिए बनाना है। तो यहाँ पर हम रिपोर्ट दे रहे हैं आपको संथल रिवोल्ट की 1855 से 56। टाइटल क्या माना है हमने? संथल रिवोल्ट, अ ट्राइबल अपराइजिंग अगेंस्ट कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। क्या कारण था जिससे ये रिवोल्ट शुरू हुआ, अगर कोई था तो इसका आंसर है हेवी टैक्सेस थे, जो मनी लेंडर्स थे वो बहुत ज्यादा जमीन हथिया रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था जमींदार के द्वारा, और ब्रिटिश ऑफिशियल फोर्स कर रहे थे संथल ट्राइब को कि वो जो है उनका ज्यादा से ज्यादा शोषण कर रहे थे। इससे संथल ट्राइब्स जो है वो गुस्से से भड़क उठी। किसने मूवमेंट को लीड किया? इस मूवमेंट को लीड किया सिद्धू और कानू मुर्मू ने। उनके साथ साथ उनके ब्रदर्स थे चांद और भैरव। इनकी डिमांड्स क्या थी कि ये जो अनफेयर टैक्सेस है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लैंडलॉर्ड्स का, इसको खत्म करिए, अपनी जमीन उन्हें वापस मिले, फ्रीली रह सके अपने खुद के कस्टम्स के अकॉर्डिंग। जो ब्रिटिश अथॉरिटी है उसका विरोध कर रहे थे या उनके जो एजेंट्स थे उनका विरोध कर रहे थे। ये ब्रिटिश ने कैसे रिस्पॉन्ड किया? अब ये जो रिवोल्ट था ये आज के जमाने में जो झारखंड, बिहार और बंगाल है उसमें बहुत फैल गया था। ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत ज्यादा फोर्स से क्रश कर दिया, जिसमें हजारों की संख्या में संथल्स मारे गए और इस बगावत को पूरी तरह से दबा दिया गया 1856 में। आज की डेट में इस इवेंट को कैसे याद करते हैं? जैसे लोकल फेस्टिवल, सॉन्ग्स या मॉन्यूमेंट्स। तो संथल रिवोल्ट को याद किया जाता है एक सबसे अर्लीस्ट ट्राइबल रेजिस्टेंस के तौर पे जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ हुई थी। झारखंड और बंगाल में मुर्मू ब्रदर्स जो हैं वो हीरो के तौर पे देखे जाते हैं। लोकल फेस्टिवल, सॉन्ग्स और मॉन्यूमेंट्स वो उनकी बहादुरी की एक तरह से कद्र करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये आपका 4th चैप्टर था जिसके हमने क्वेश्चन आंसर्स पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करी है। आपको अच्छी लगी, समझ में आई तो आप लाइक एंड कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में।